हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट। आज बात करते हैं इंडिया जापान समिट 2025 के बारे में। क्या आउटकम रहे इसके, क्या इनसाइट रहे, उन पर डिस्कस करते हैं। क्योंकि अभी 2 दिनों में 29 एंड 30 ऑफ अगस्त पीएम मोदी जापान की विजिट पे थे। आज वो चाइना की तरफ जा चुके हैं, वहाँ पे उनका वेलकम हुआ है काफ़ी। इसके पहले जापान में भी काफ़ी ज़्यादा अपने इंडिया के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलने वाला है, उस पर डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे होगे कि पीएम का एक अच्छा वेलकम हुआ, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। यहाँ पिक्चर्स में आप देख सकते हैं, वीडियो भी है। विश्व की दो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। भारत की विकास यात्रा में जापान हमेशा एक अहम पार्टनर रहा है। हर क्षेत्र में हमारी साझेदारी आपसी विश्वास का प्रतीक बनी है। India and Japan partnership is rooted in mutual trust, reflects our national priorities and is shaped by our shared values and beliefs. Together we carry a common dream of peace, progress and prosperity of our people and for the world. Together, we will shape Asian century for stability, growth, and prosperity. जापान के सहयोग से मुंबई और अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर काम चल रहा है, लेकिन हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकी। जापान्स एक्सेलेंस एंड इंडिया स्केल कैन क्रिएट अ परफेक्ट पार्टनरशिप। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं इसी में, तो फिर अब आप पाओगे जो मेजर आउटकम है पीएम मोदी के विजिट का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे है कि 15th एनुअल समिट में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इंडिया की तरफ रुख करते हुए नजर आ रहा है। जापान टू मोबिलाइज 10 ट्रिलियन येन, ऑलमोस्ट $68 बिलियन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया ओवर 10 ईयर्स। करेंटली अगर आप देखें तो जापान की तरफ से इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट आता है वो अभी 2 बिलियन के आसपास आता है हर साल। वो बढ़ के अब 6 से 7 बिलियन इन्वेस्टमेंट होगा हर साल, और यहाँ पे ये अगले 10 सालों तक रहेगा। और ऐसा नहीं है कि ये 10 सालों तक, उसके बीच में भी अगर कुछ और अच्छे पैक्ट साइन हो जाते हैं तो आने वाले टाइम में वो दिन भी दूर नहीं जब जापान यहाँ पे इंडिया में हर साल कम से कम 10 से 12 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। बिकॉज इंडिया में वो फ्यूचर जो देख रहा है वो अमेरिका देख नहीं पा रहा है भाई। और डेफिनेटली द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को कहीं ना कहीं जापान को एक अच्छी समझ है कि एक अच्छे रिलेशन है इंडिया के साथ, कोई टैरिफ गेम नहीं खेला जाता है, कोई फालतू की कूटनीतियां नहीं होती हैं, और जापान के साथ हमेशा एक स्टेबल रिलेशन इंडिया का रहा है। साथ ही साथ आप देखें तो यहाँ पे लॉन्च ऑफ इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के बारे में भी बात हुई है। क्रिटिकल मिनरल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहम हो जाता है कि क्रिटिकल मिनरल के बाद
ऊपर भी डिस्कस हुआ है और जापान यहाँ पे वो भी अवेलेबल कराने के लिए रेडी है इंडिया के लिए, ताकि एक सप्लाई चेन है वो डाइवर्सिफाई रहे। यहाँ पे आप देखें टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया है एआई सेमीकंडक्टर एंड मोर, इंडिया जापान आउटलाइन रोड मैप की आउटकम ऑफ पीएम मोदी 2 डे विजिट। तो यहाँ पे जो 21 पैक्ट यहाँ पे इंक्ड हुए हैं वो भी आने वाले टाइम में बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। और उसमें आप देखें तो यहाँ पे एमओयूज और लॉन्चिंग इनिशिएटिव जो रहे हैं वो सिक्योरिटी, स्पेस एक्सप्लोरेशन, डिजिटल पार्टनरशिप, क्लीन एनर्जी पे ज़्यादा फोकस करते हुए नजर आ रहा है इंडिया एंड जापान। अब ऐसा नहीं है, आप देखें जापान के साथ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमेशा से रहा है जहाँ पे इंडिया और जापान के टाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है सिंस द टाइम ऑफ बुद्धिज्म 6th century सी ऑनवर्ड। साथ ही साथ 1952 में जो पीस ट्रीटी हुई थी, रिस्टोर हुआ था टाइज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, उससे इंडिया और जापान के रिलेशन हमेशा स्ट्रांग रहे और तब से अभी तक कोई भी रिश्तों में खटास नहीं देखने को मिली है। जापान साथ ही आप देखें तो फर्स्ट एवर ओडीए जो था उसने लोन यहाँ पे दिया था 1958 में इंडिया को। और डिकेड लॉन्ग जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, जैसे कि आपको पता होगा जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है अहमदाबाद से मुंबई के लिए, वो भी यहाँ पे रेडी होने के लिए बिल्कुल ऑलमोस्ट कगार पर है। 2014 में आप देखें टोक्यो डिक्लेरेशन एस्टेब्लिश्ड स्पेशल था। अब ये आप देख रहे होंगे, ये अभी की फोटो नहीं है, ये फोटो है जब ये लॉन्च करा गया था प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद रेल का। और ये प्रोजेक्ट अब ऑलमोस्ट एक आध साल में आप देखें कि ये बुलेट ट्रेन भी रेडी होने वाली है। तो जापान के साथ जो पैक्ट्स रहे हैं हमेशा से अच्छे ही देखने को मिले हैं। अब आगे चल के आप देखें तो जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जो इन टाइज के उनका क्या असर रहने वाला है। तो आप देखें दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहने वाला है फिलहाल। तो एक है कि भाई चिप्स, बैटरीज पे, और तीसरा आ जाता है क्रिटिकल मिनरल। क्योंकि आप देखें हाल ही में जापान की एक कंपनी ने सीजी पावर जो अपनी इंडिया की कंपनी है उसके साथ कोलैबोरेशन किया और पहला सेमीकंडक्टर का एक इंडस्ट्री खोली हुई है और ये गुजरात में हैगी। साथ ही साथ बैटरीज पे भी काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज रिसेंटली अभी जब मोदी साहब विजिट पे गए थे गुजरात, तो वहाँ पे जो मारुति सुजुकी वालों ने ईवी निकाली है विटारा, वो इंडिया से 70 कंट्रीज़ में और एक्सपोर्ट होने वाली है और उसकी पूरी बैटरीज इंडिया में ही मैन्युफैक्चर की जाएंगी। क्रिटिकल मिनरल्स पे भी बात होती हुई नज़र आ रही है। तो आने वाले टाइम में इंडिया और जापान के टाइज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ आप देखें कंबाइंस जापान कैपिटल टेक विद इंडियाज मार्केट एंड स्किल, डेफिनेटली दोनों ही देशों को बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। बिकॉज जापान के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है और इंडिया के पास एक बड़ा मार्केट है जहाँ पे वो एक अपनी अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस हिसाब से इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंडिया में मार्केट है, और साथ ही साथ इंडिया से वो और दूसरे देशों में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यूरोप का हो गया और फर्दरमोर अफ्रीकन कंट्रीज में भी यहाँ पे पहुंच बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे देखें तो सपोर्ट फ्रेंड एंड सोरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर इन इंडो पैसिफिक। इंडिया ने एक बात और कही है कि भाई यहाँ पे एक कॉरिडोर बनाने की तैयारी हैगी जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का नाम दिया जा रहा है और इंडो एंड पैसिफिक रीजन में ये जो फ्रेंडशिप है इसको और ऊंचाइयों पर ले जाने की बात कही गई है। स्ट्रेंथिंग कनेक्टिविटी और साथ ही साथ ओपन सी लिंक एंड हाई स्टैंडर्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की भी बात हुई है। जैसे कि आपको पता होगा कई बार बड़े ऊंचे ब्रिजेस बनते हैं जो बड़ी सिटीज़ को कनेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हाई एंड टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं बिकॉज हाई स्टैंडर्ड इंफ्रा प्रोजेक्ट होते हैं। तो कभी वो इंडिया, जापान या आप देखें जर्मनी या फ्रांस जैसी कंट्रीज से लेता है, तो इस पर भी जापान के साथ काफ़ी कोलैबोरेशन देखने को मिले बिकॉज ओपन सी लेन्स पे जापान ने काफ़ी ज़्यादा महारत हासिल कर रखी है। जापान का इवन एयरपोर्ट भी पूरा वहाँ पे आप पाएंगे तो समुद्र के ऊपर बना हुआ है। तो डेफिनेटली जापान की जो टेक्नोलॉजी है उसका एक अच्छा इस्तेमाल होते हुए नजर आने वाला है। क्रिटिकल मिनरल पे जो पैक्ट हुआ है इंडिया जापान का, वो भी आप देखें कॉपरेशन डील है जो आने वाले टाइम में एक सप्लाई, जो क्रिटिकल सप्लाई चेन है उसको भी स्टेबल करते हुए नजर आने वाली है। फर्दरमोर आप देखें तो इकोनॉमिक सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन की अगर बात करते हैं तो एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क के अंडर आप देखें इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोलैबोरेशन पे भी काफ़ी बात हुई है, जो मेन फोकस अपना रहा है सेमीकंडक्टर, एआई, बैटरीज, क्रिटिकल मिनरल और साथ ही साथ साइबर सिक्योरिटी के साथ। बिकॉज साइबर सिक्योरिटी इज़ वे मोर एवरीथिंग इन नाउ डेज। आप देखें तो हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। दूसरी चाहे आप देखें रेजिलेंट सप्लाई चेन एंड ट्रस्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, क्योंकि जापान को चाहिए एक सप्लाई चेन जो कि टूटे ना। और डेफिनेटली इंडिया एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो जापान को एक डेफिनेटली और एक अफोर्डेबल रेट्स पे भी आपको एक सप्लाई चेन बराबर बन और कंटिन्यू देखने को मिलती है, जिससे एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग भी कभी नहीं रुकती है। और साथ ही साथ जो बिजनेस टू बिजनेस का एक मॉडल है मैच मेकिंग एंड ज्वाइंट फंड, ये सपोर्ट्स करता है आपके प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म में। यहाँ पे भी आप देखें एक पिक्चर है, एआई जनरेटेड है, बट ये एआई जनरेटेड पिक्चर में आप देख रहे हो कि पूरी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, ये सेमीकंडक्टर भी देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखें एआई रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। आगे देखें रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक एफओआईपी विजन। अब ये जो एफओआईपी विजन है ये असल में है क्या? रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का मतलब कि भाई
दोनों ही देश एक दूसरे के लॉज को फॉलो करेंगे और यहाँ पे कोई भी एक दूसरे के ऊपर टेरिफ गेम नहीं खेला जाएगा जैसे अमेरिका करता है। यहाँ पे आप देखें तो प्रमोट्स रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम नेविगेशन ओवर फ्लाइट, ये इंडो पैसिफिक में इंडिया और जापान की जो टाइज हुए हैं उसके अंडर आने वाला है। यहाँ पे फ्री ट्रेड्स रहेंगे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए और सपोर्ट हाई क्वालिटी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड। दोनों ही देशों में ये कोलैबोरेशन हुए। इसी के साथ इनहेंस पीस एंड स्टेबिलिटी वाया पार्टनरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। यहाँ पे फोकस है कि पीस एंड स्टेबिलिटी मतलब भाई कोई हमारे देश से और आपके देश में बिल्कुल एक शांतिपूर्ण से हम लोग आने वाले भविष्य में विकास की तरफ अग्रसर रहते हुए काम करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखें तो एक और फील्ड है जहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ है इसरो जैक्सा का। जैसे यहाँ पे आप देखें जो इसरो एंड जैक्सा का है, दोनों ही देश यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं चंद्रयान 5 का मिशन और यहाँ पे जैक्सा प्रोवाइड करेगा A3 लॉन्चर एंड रोवर इवन इंडिया के लिए। तो डेफिनेटली एक आने वाले टाइम में जो इसरो का मिशन रहने वाला है वो बहुत बेहतरीन होगा और गोल है इनका कि भाई स्टडी वाटर आइस एंड वॉलेटिलिटीज इन लूनर साउथ पोल। तो डेफिनेटली यहाँ पे आने वाले समय में ये भी बहुत अच्छा रहने वाला है। सॉरी यहाँ पे लॉन्च डेट गलत है, ये 2028 है। ओवरऑल रेगुलर इंडिया और जापान के जो स्पेस डायलॉग हैं वो बहुत बेहतरीन हुए हैं और आने वाले समय में ये जो रिलेशन है ये बहुत स्ट्रांग रहने वाले हैं और डेफिनेटली जापान अभी से नहीं हमेशा से एक बहुत क्लोज एलाय रहा है और साथ ही साथ एक फ्रेंडली नेचर जो जापान के साथ देखने को मिला है वो हमेशा से ट्रस्ट वर्दी है। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आज के टॉपिक में जितने भी मैंने आपको MOUs के बारे में बताए या फिर जो पैक्ड इनके हुए उनसे आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। ऐसे ही और टॉपिक समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जियो स्ट्रेटेजिक इनसाइट, दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।